हिंदी साहित्य के इतिहास में एक रीतिकाल है। समारोहों का भी एक अपना रीतिकाल है। वो रीतिकाल ये है कि कवियों, वक्ताओं, आलोचकों का जो परिचय दिया जाता है, गूगल से उतार कर अपना और श्रोताओं दोनों का वक्त क्रूरता से बर्बाद किया जाता है। रीतिकाल बुरा नहीं है, उसका गैर वाजिब इस्तेमाल बुरा है। कायदे से तो मुझे बैठकर ही बोलना चाहिए था, लेकिन व्यक्ति के जीवन में आदतों की बहुत निर्णायक भूमिका होती है, और चूंकि मैं अध्यापक हूं और जिंदगी भर खड़ा होकर ही पढ़ाया है, तो थोड़ा रवां हो जाऊं, इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। वाइवा तो आपने बैठ के लिया। आ रहा हूं सर। समय के द्वारा सत्यापित 3 बड़े रचनाकार मंच पर हैं। मैं आपको जानकारियों के लिए गूगल के हवाले करता हूं, लेकिन मैं अपने तरह से थोड़ी सी बातें इन रचनाकारों के बारे में करूंगा। 3 कविताएं मैं पढ़ रहा हूं और हर कविता के अंत में मैं कवि का नाम बता दूंगा। नहीं, पुल से नहीं, पुल नदी की उपेक्षा है और डरना भी। जो डरता है तरता नहीं, वह यात्री नहीं होता। तीर्थ तक वही पहुंचा है, तीर्थ तक वही पहुंचा है जो नदी को भुजाओं में भींच लेता है। नंद किशोर आचार्य। कविता का एक वाक्य लिखने में 2 मिनट लगते हैं। इतनी देर में 40,000 बच्चे मर चुके होते हैं, ज्यादातर तीसरी दुनिया के, भूख और रोग से। 10 वाक्यों की खराब जल्दबाज कविता में अमूमन लग जाते हैं 20 से 25 मिनट। इतनी देर में 4 से 5 लाख बच्चे समा जाते हैं मौत के मुंह में। कविता अच्छी हो, इतनी कि कवि और आलोचक उसे कविता कहना पसंद न करें या उसके कई ड्राफ्ट तैयार हों, तब तक कई करोड़ बच्चे, कई हजार या लाख औरतें और नागरिक मर चुके होते हैं निरपराध इस विश्वतंत्र में। यानी ज्यादा मुकम्मल कविता के नीचे एक ज्यादा बड़ा श्मशान होता है। यानी जितना बड़ा श्मशान उतना ही बड़ा कवि या राष्ट्र महान। उदय प्रकाश। मुश्किल काम। शीशम काटना बहुत मुश्किल है। गिरह हो कहीं तब तो और भी मुश्किल। और आसान क्या,
सबसे आसान है आदमी के बच्चे को काटना है। उन्हें रोको, रोको और पूछो, पूछो, बोलो, कौन जात हो? अरुण कमल। इन 3 कवियों से मुझे बातचीत करनी है। मैं विश्वविद्यालय के बेहद सुरक्षित माहौल में पला बढ़ा। नदी में स्वयं कभी नाव चलाई नहीं। नदी और तैराकों की तस्वीरें ली होंगी ज्यादा से ज्यादा। तो यहां तो किसी मजे हुए व्यक्ति को होना चाहिए था, लेकिन फिर भी शिक्षक होने के नाते जो कुछ मेरी समझ है साहित्य की, उसका मुनासिब सदुपयोग करते हुए मैं बातचीत करूंगा, ताकि आप सुन सकें, आप सीख सकें, आप सोच सकें। धन्यवाद। और अब मैं अपनी जगह लेता हूं। आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? मैं थोड़ा क्रम उलट रहा हूं। परिचय में सबसे पहले आचार्य जी आए। बातचीत में सबसे पहले अरुण कमल आएंगे। अरुण कमल जी की एक किताब है गोलमेज। उस पर महादेवी वर्मा पर एक लेख है। उस लेख में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि एक कवि कविता से बाहर विचार की दुनिया में बहुत सक्रिय होता है। यानी विचार कविता की बुनियादी मनोभूमि है। मैं और आप सभी लोग जानना चाहेंगे उनके विचार इस पर। कि भारत में मॉनसून के बादल बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। क्या कविता की दृष्टि से विचार बंगाल की खाड़ी हैं? यानी कविता क्या विचार की बंगाल की खाड़ी से उठती है, फिर वो जहां चाहे जाए, जैसा हो, लेकिन बुनियादी जमीन क्या विचार है या विचार से भिन्न भी कोई जगह है? ये बाद के दोनों कवियों से भी बातचीत होगी, लेकिन यहां से बातचीत शुरू करते हैं कि कविता का जो प्रस्थान बिंदु है वह विचार है या कुछ अन्य। सबसे पहले तो मैं हिंदी भवन का और आदरणीय निदेशिका महोदय का आभारी हूं कि हम सबको इस खास कार्यक्रम में बुलाया उन्होंने, और इसका नाम बहुत सुंदर रखा, 2.5 अखर। जो राय जी ने कहा वो बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं उनके भाषण पहले भी सुन चुका हूं, उनको पढ़ा भी है कुछ, और बहुत कुछ उनके विद्यार्थियों के जरिए भी जानता हूं। वो बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने जो सवाल रखा है हम सबके सामने,
उसका एक उत्तर तो इस कार्यक्रम के नाम में ही है, ढाई आखर, जो कबीर से लिया गया। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो पंडित होने के लिए यानी विद्वान होने के लिए भी जो सबसे जरूरी शर्त है वो है ढाई आखर, प्रेम। सर्वोपरि है प्रेम। विचार तो बहुत बाद में आते हैं। प्रेम और करुणा, हमारे आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने क्रौंच पक्षी को एक व्याधे के तीर से मरते देखा, उसे शाप दिया और वो महान अनुष्टुप छंद शुरू होता है। और ये करुणा है। कविता और कला मात्र की नींव में प्रेम और करुणा है, बल्कि जीवन मात्र में बिना प्रेम के कुछ भी हो नहीं सकता। न तो गृहस्थी बच सकती है, न ये जीवन चल सकता है। तो सर्वोपरि है प्रेम और करुणा। बिना करुणा के आप क्यों किसी से प्रेम करेंगे? अभी ईरान में जो हो रहा है, गजा में जो हुआ, या पूरे देश पूरी दुनिया में जहां भी लोग मारे जाते हैं, तो हम क्यों उनके बारे में सोचते हैं? क्या गरज है हमको? अगर गरज ये है कि हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, रसोई में गैस नहीं मिलेगी, तो ये तो बहुत मामूली और ओछी बात है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्रेम और करुणा। तो कविता वहां से शुरू होती है, विचार बाद में आते हैं। फ्रांस के बड़े कवि मलारमे ने अपने एक चित्रकार मित्र को सलाह दी थी। वो चित्रकार मित्र ने भी कुछ कविताएं लिखी और वो ले गए उनके पास। मलारमे ने कहा, जो वाक्य अंग्रेजी में इस तरह है, पोएट्री इज रिटन विथ वर्ड्स नॉट विथ आइडियाज। विचारों से कविता नहीं बनती, वो शब्दों से बनती है। और इन शब्दों के पीछे ताप होता है प्रेम का और करुणा का। तो प्रेम और करुणा के बाद एक तीसरी चीज जो जुड़ती है कविता बनने में या कला बनने में, वो है उस माध्यम के बारे में जानना, उसका व्यवहार, उस पर अधिकार, यानी शब्द। कविता के मामले में शब्द, आप कितने शब्दों को कितनी अंतरंगता से जानते हैं, उनके भेदों को, उनके संगीत को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखें कि हिंदी में सबसे अधिक शब्दों का व्यवहार किस कवि ने किया और सबसे निपुणता और बारीकी से, तो तुलसीदास हैं। खड़ी बोली में निराला हैं। वो बड़े कवि इसलिए भी हैं। और अंग्रेजी में कहा जाता है कि शेक्सपियर ने जितने शब्दों को व्यवहार किया उतना किसी ने नहीं किया, और नए शब्द भी दिए। तो जो राय जिन्हें कहा और मुझसे पूछा, मुझे याद नहीं है कि महादेवी जी के उस निबंध के बारे में मेरे वाक्य क्या हैं और किस तरह के हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूं वो इस तरह है कि प्रेम करुणा अपने माध्यम से, अंतरंगता यानी शब्दों से, ये सर्वोपरि है। अब विचार तो आएंगे, विचार तो इसमें भी, हर चीज में विचार तो आएगा। बल्कि आप ये देखें कि जब हम कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, तो ये भी विचार से ही आया। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, और तब हमने पेड़ों के बारे में ज्यादा जाना। जैसे आपने जो शीर्षक इसका दिया है इस सत्र का, बरगद की छांव में, भाई बरगद बड़ा भी होता है और छोटा भी तो होता है। हर बरगद की छांव में आप बैठ नहीं सकते, जब उसको एक उम्र चाहिए।
आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, तो वैसे ही बरगद को भी चाहिए जब वो बहुत उसकी उम्र होती है तब उसकी छांव में आप बैठते हैं। जो आचार्य जी हैं और जो उदय प्रकाश भी हैं, अभी उन्होंने कहा मुझको कि तुम हमसे छोटे हो, हालांकि कोई ये बात मानता नहीं है, लेकिन खैर, तो ये बरगद भी चाहिए। तो ये भी विचार से ही आया कि बरगद की छांव, ये गीता में है, वटपत्र शाही ये पद है, और वो संभवतः कृष्ण के बारे में है, वटपत्र शाही। तो वो तो वटपत्र शाही हैं और हम सब लोग वटपत्र के नीचे हैं। और ये वटपत्र ये नहीं है, वटपत्र वो है जो हिंदी और दुनिया की महान परंपरा है कविता की। हम सब उस वटपत्र के नीचे हैं, उसके शाही नहीं है। तो ये मेरा विचार है। धन्यवाद। मित्रों, जिन लोगों का संबंध गांव से है, निश्चित रूप से उन्होंने सांप देखे होंगे। अगर किसी तरह का कोई खतरा है तो सांप अपने फण से उसका प्रतिकार करता है। उदय प्रकाश जी की जो पूरी रचनानुभूति है, खतरों से घिरा हुआ एक फण उठाए हुए रचनाकार की है। आक्रोश और रचनात्मकता का ऐसा अद्वैत कम से कम मेरी जानकारी में तो देखने में नहीं है। आक्रोश कई बार चीख चिल्लाहट पैदा करता है, वह संतुलन को नष्ट भी करता है, लेकिन आक्रोश की चरम शिखा पर संतुलन का ऐसा विरल संयोग हिंदी के केवल एक रचनाकार में है और उनका नाम है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जी मूलतः अपने को कवि मानते हैं और हिंदी का संसार उन्हें कहानीकार। थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि रचनाशीलता का जो उत्स है उदय जी के यहां, वो कहानी की शक्ल में है या कविता की शक्ल में। मैं सबसे पहले, मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन मैं सबसे पहले तो अपनी विनम्रता प्रकट करता हूं हिंदी भवन के लिए, और यहां तक मुझे बुलाने के लिए। दीपक बैठे हुए हैं। हम लोगों ने लगातार 1-1.5 किलोमीटर की यात्रा की है और लगभग इसी तरह आ गए हैं। वट वृक्ष को लेकर के, ढाई आखर को लेकर के भी मेरे विचार हैं, और ये विचार इस तरह से हैं जैसे विनोद कुमार शुक्ल के हुआ करते थे कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो विचार कोई स्थायी ऐसी चीज नहीं है और इतना विचार होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है व्यवहार विचार की जगह पर जो व्यवहारिकता है, जो प्रैग्मेटिज्म है, जो प्रैक्टिस है आपके जीवन की, हर रोज आप टकराते हैं। आप सोचिए उस व्यक्ति को जो बैठा हुआ विचार कर रहा है, और उसके बारे में सोचिए जो लगातार भटक रहा है, ये जीवन संघर्षों से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है बेसिक कैटेगरीज यहीं से हो जाती हैं दो। और वट वृक्ष हम लोग जब पढ़ते थे कभी, तो ये कहा जाता था कि बुद्ध भी कहते थे
कि 7 अश्वत्थ वृक्ष होते हैं, और अश्वत्थ का अर्थ ये था कि इनके भीतर घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ रुक सकें, ठहर सकें। तो वट वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, और कोलकाता का अगर देखें आप, विक्टोरिया मेमोरियल वाला, आप सब जानते हैं, वो लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और उसका मूल तना कहाँ, इसकी खोज मुश्किल है। लेकिन एक बात और है कि वट वृक्ष के नीचे कोई पौधा पनप नहीं सकता, क्योंकि उसके पत्ते में, पीपल भी वट अश्वत्थ है, लेकिन कहते हैं पत्राणी पत्राणी ही देवानाम, उसके हर पत्ते में देवता रहते हैं। वट वृक्ष के बारे में मैंने नहीं सुना कि कोई देवता रहता है क्या। और बाबा नागार्जुन की तो किताब है बाबा बटेश्वर नाथ, तो इसको लेकर मैं विचार कर रहा हूं, पुनर्विचार कर रहा हूं। अब आपने पूछा कि आपकी रचनाएं कैसे, कहां से आती हैं, कैसे, आपने इसके पहले उदाहरण दिया बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून का। तो मुझे लगता है शायद रचना का जो पहला क्षण है, और यहाँ पर हम लोग पुराने अध्यापक होने के नाते, मैं भी अध्यापक था कभी, तो 2-3 चीजों को हम लोग हमेशा छात्रों को बताते थे, समझाते थे। तो सबसे पहले तो आते थे मुक्तिबोध, रचना प्रक्रिया के 3 क्षण, और पहला क्षण था अनुभव का, सघन अनुभवों का तीव्रतम क्षण। दूसरा क्षण होता था अनुभव का अपने क्या है, उमगते कसते सघन मूलों से पृथक हो जाना। तीसरा क्षण होता था अभिव्यक्ति का क्षण। लेकिन दूसरे और तीसरे क्षण के बीच की जो दूरी थी, उसमें विवेक, आलोचना, आलोचनात्मक चेतना, बहुत सारी चीजें और सक्रिय होती थी, एक तरह की फिल्टरिंग होती थी। और यही बात कॉडवेल भी कहा करते थे, क्रिस्टोफर कॉडवेल, यही 3 क्षण। और यही बात एलियट भी कहते थे, भोक्ता मानस और रचयिता मानस के बीच की क्रिएटिव डिस्टेंसिंग, है ना। तो मुझे लगता है कोई एक, मैं बात करता रहता हूं लोगों से कि कोई एक क्षण होता नहीं है, और कोई भी क्षण वो शुरू में न वो पोएटिक होता है, और न वो नरेटिव होता है, न वो फिक्शन का होता है, न वो पोएट्री का होता है। वो एक मनुष्य का होता है, एक बहुत अकेले मनुष्य का होता है जो दिखता है, और फिर उसका एक प्रसंस्करण होता होगा कि वह काव्याभिव्यक्ति पोएटिक एक्सप्रेशन में बदलता है, या उसके लिए उसको लगता है कि नहीं, इसके लिए मैं कोई आख्यान रचूं, कोई ऐसी चीज लिखूं। तो मुझे लगता है कई बार कि वाल्मीकि कवि के रूप में कम, और एक महाकाव्य लिखने के रूप में महाकाव्यात्मक महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। तो उतना बड़ा नैरेटिव गढ़ने की क्या जरूरत थी वाल्मीकि का रामायण। रामायण तो कहते हैं कि एक ही वाक्य में सिमट जाता है। लोगों ने प्रयास भी किया कि राम की पूरी कथा एक वाक्य में सिमट जाती है, लोगों ने प्रयास किया। तो इतना लंबा आख्यान कोई क्यों रचता है? और दूसरा, उसी अनुभव को कोई एक वाक्य में क्यों कह देता है? भर्तृहरि कहते थे, वो तो उनका प्रसिद्ध ही है, हर कविता अंत में एक वाक्य है, हर जीवन अपने आप अंत में एक वाक्य है। तो एक वाक्य लिखना और उस लिखने की लगातार प्रैक्टिस करना, मुझे लगता है कि ये, इसको आप किस विधा में, किस जॉनर में डालेंगे, कि कविता है, कि कहानी है, कि निबंध है, कि चित्र है, कि क्या है। तो रचनाएं अपने मूल में, अपने स्वरूप में एक ही होती हैं, और यही मैं सोचता हूं, और विचार तो नहीं करता हूं कभी ज्यादा, क्योंकि जब अनुभव होते हैं लगता है ये रह जाता है। तो लगता है इसको कब लिखूं, कैसे लिखूं, या कुछ और करूं, या फोटोग्राफी करूं, या पेंटिंग करूं, या बजाऊं कुछ बैठ करके, या कहानी लिख डालूं, या कविता लिख डालूं। रहता है, कुछ लोग डायरी लिखते थे। शमशेर जी का कहना था कि मैं जो लिखने का जो काव्यात्मक अनुभव होते हैं उनके, वो सोने के पहले होते थे। जब नींद आने लगती थी तब उनको लगता था कि अभी बहुत अच्छी कविता दिमाग में आ रही है,
लेकिन उस समय मोबाइल तो होता नहीं था कि आप तुरंत उसको टिक टिक करके कहीं सेव कर लें, तो कहीं वो नोट्स बनाते थे। 2 मील सिगरेट के जो डिब्बियां होती हैं, कुछ आया उस डिब्बे पे, अगर उनको आया तो उन्होंने पान वाले से कहा कि खाली डिब्बा दे दो मुझे, पैकेट, उसमें एक पंक्ति लिख देते थे, फिर उन सारे टुकड़ों को जोड़ के एक कविता बनाते थे, और ये उनकी रचना प्रक्रिया थी। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं, जो बहुत विचारशील हैं, बहुत विचारात्मक, विचार से भरपूर कविताएं लिखते हैं। कुछ कवियों को देख के मुझे लगता है कि आपादमस्तक विचार ही विचार हैं, है ना? तो यह भी लगता है, ये मैं सोचता हूं। मित्रों, नंद किशोर आचार्य जी चौथे सप्तक के कवि भी हैं। वक्तव्य वाले खंड में उन्होंने कहा कि सत्य की खोज मेरी रचना प्रक्रिया का भी और रचना का भी मूल उद्देश्य है। यह सत्य क्या है, एक दार्शनिक प्रश्न है, लेकिन कई बार लगता है कि जो हम देख रहे हैं दरअसल सच वहां है नहीं। जो देखने से रह गया है वहीं कहीं सच है, और जो देखने से रह गया है वहां तक पहुंचना शायद कविता का लक्ष्य हो। इस बात को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं चौथे सप्तक में ही उनकी एक कविता का एक अंश उद्धृत कर रहा हूं, और लगे हाथ ही पूछ लेता हूं कि सत्य से उनका क्या अभिप्राय है और कविता और सत्य के बीच कैसा रिश्ता बनता है। तो एक लोक कथा का हिस्सा है जो कविता का विषय बनाया गया है। मैं वो कविता पढ़ देता हूं और इसके बाद सवाल को फिर दुरुस्त करूंगा। अब जो भी हो, वह कहता अचानक हाथी के आगे जाकर जोर से चीखा, बंद करो जुलूस यह बाजा, तुम देवता नहीं नंगे हो राजा तुम। वह इतना ही बोल पाया कि लोगों को सिर्फ यह दिखा कि अब वह नहीं था, सड़क पर दिख रहा था कुछ खून सरीखा। कहानी तो खत्म हो जाती है कि राजा नंगा है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जो सड़क पर खून सरीखा दिखा वो कविता की आंख है। मेरा सवाल यह है कि सत्य को 3 तरीके से देखने समझने का प्रचलन है, दर्शन, विज्ञान और कविता। कविता और सत्य का रिश्ता एक रचनाकार के रूप में क्या होता है, इस पर आप थोड़ी सी बात करें। धन्यवाद। एक तो दोनों मित्रों की कृतज्ञता में मेरी कृतज्ञता भी शामिल कर लीजिए। जहां तक राय साहब के ने जो सवाल किया है सत्य के बारे में और कविता से उसके रिश्ते के बारे में, एक तो ये सत्य शब्द जो है ये बहुत व्यापक है और कई बहुत आयाम इसके होते हैं। मैं ये मानता हूं कि विज्ञान जिस चीज का पता करता है वह तथ्य होता है। उसको हम चाहे सत्य मान लें, पर मूल तो एक तथ्य है। तथ्य और सत्य में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बड़ा फर्क किया है। दर्शन जिस सत्य को ढूंढता है
वो एक तर्क सम्मत तार्किक प्रक्रिया से निकला हुआ विचार होता है। तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि वो सूचनात्मक अधिक होता है, संवेदनात्मक अथवा अनुभूत्यात्मक कम। कविता या कोई भी कला, मेरी जो दृष्टि है उसमें वह एक तरह का संवेदनात्मक अन्वेषण होती है, तलाश होती है संवेदना के माध्यम से। यानी मूल जो उसका स्रोत है वो संवेदना है। और जैसा अरुण कमल ने कहा कि शब्द के जिस महत्व की बात की, तो उस शब्द में संवेदना का समावेश जब तक नहीं होगा तब तक वह शब्द कविता नहीं होगा। तो मूलतः मैं उसे संवेदनात्मक तलाश कहता हूं। और जब संवेदनात्मक तलाश होती है तो चाहे आप इतिहास की कोई घटना लें, चाहे आप लोक से कोई घटना लें, यहां तक कि कोई विचार भी लें, तो जब तक वो आपकी संवेदना को उद्वेलित नहीं करता है और उसके माध्यम से आप उसमें कुछ नया नहीं ढूंढ लेते, कुछ अनकहा नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक कविता नहीं बनती। तो वही जो अनकहा है वही सत्य है, जिसको आप किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते, क्योंकि उसे परिभाषा में बांधते ही वो एक विचार हो जाता है। तो मूलतः वो एक अनुभूति परक प्रक्रिया है और भाषा को इस अनुभूति या शब्द को इस अनुभूति प्रक्रिया उसके माध्यम से संपन्न हो सके, ऐसा कर पाना ही कविता है। बल्कि हर शब्द, आप ये देखेंगे, वो हर शब्द की अपनी तलाश है और वो तलाश जो है किसी दूसरे शब्द से मिलने की है। और ये जो एक शब्द जब दूसरे शब्द से मिलने की तलाश करता है तो एक मिलना दर्शन से होता है, एक मिलना विज्ञान से होता है और एक मिलना आत्मा से होता है, जो कविता में जो संवेदना से होता है, जो अनुभूति से होता है। और मुझे शायद ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि शंकराचार्य जैसे दार्शनिक ने भी अंततः ज्ञान को अनुभूति ही माना। सारा बहुत तर्कसम्मत सब चीजें थी उनके यहाँ, माना जाता है कि वैसा तर्क तो दुनिया में नहीं मिलता कहीं भी, राधा कृष्ण तक कहते हैं। लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि अनुभूति ही ज्ञान है, इसके अलावा बाकी सब सूचना है। तो जब तक आप किसी चीज को अनुभूत नहीं कर पाते तब तक सत्य क्या है ये नहीं समझ पाते। और उस समझ को जब आप व्याख्या करने लगते हैं, उसको जब आप सब बताने लगते हैं कि इसमें ये कहा गया, तो वो भी विचार हो जाता है। मूलतः वो एक अनुभूति है अपने आप में, और ये अनुभूति अंततः जीवन की ही अनुभूति है। अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से, अलग अलग घटनाओं के, प्रसंगों के, अलग अलग प्रकार के भावों के माध्यम से आप उसी जीवन को अनुभव कर रहे होते हैं और वही सत्य है। तो अंततः जीवन सत्य है, मैं ये कहना चाहूंगा। बातचीत के दूसरे चरण में अब हम प्रवेश करेंगे। आपकी तरफ से और अपनी तरफ से कुछ सवाल हैं। इन सवालों पर बातचीत उसी क्रम से होगी जिस क्रम से हमने शुरुआत की थी, यानी अरुण कमल जी, उदय प्रकाश जी और आचार्य जी क्रमशः इन सवालों पर बातचीत करेंगे। मैं उत्तर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर का कोई अर्थ होता भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं और उन बातों पर कुछ बातें होनी हैं। तो उसमें पहली बात यह है कि समय और जीवन को दर्ज करने के अनेक माध्यम हैं,
इतिहास है, मीडिया है, कहानी है, उपन्यास है। क्या कविता भी समय और जीवन को उसी तरह दर्ज करती है जैसे दूसरे माध्यम? यानी अगर इसको और मैं थोड़ा नुकीला बनाऊं तो क्या कविता पांचांगी समय के खूंटे से बंधी हुई आवाज है, या फिर वो कुछ ऐसा है जहां समय और जीवन की सरहदें खत्म हो जाती हैं और इसलिए कविता तात्कालिक भी एक साथ होती है और सार्वकालिक भी? वह क्या है जो कविता की काया में समय के गणित को प्रवेश नहीं करने देती? वह ठीक अपने वर्तमान में बोल रही होती है और सुदूर अतीत में भी, और उसकी सिराओं में कहीं स्मृतियों का खून भी दौड़ रहा होता है। मूल सवाल यह है कि वह क्या है जो कविता को कला के अन्य माध्यमों से दूर करता है? अरुण कमल जी। एक तो बहुत सीधी बात यह है कि कविता भाषा में होती है। सादे जो आपने सारे माध्यम कहे उन सब का अलग अलग माध्यम है। अब चित्रकला का अलग है, संगीत का अलग है, सिनेमा का अलग है। कविता भाषा में होती है, शब्दों से होती है, शब्दों में लिखी जाती है। अब निश्चित रूप से ये जो भाषा है ये उस कवि ने नहीं गढ़ी। जैसे मैं जो लिखता हूं ये भाषा मैंने नहीं बनाई, ये मुझको मिली या मैंने कोशिश करके इसको हासिल किया। तो यहां से फर्क शुरू होता है कि आप जिस माध्यम में काम करने जा रहे हैं वो माध्यम आपका है ही नहीं, तो आपकी निर्भरता दूसरे पर है, दूसरों की वजह से आप अपना काम कर रहे हैं। पहली बात तो यहां से शुरू होती है। तो एक शब्द जो आता है वो अकेला नहीं आता, ये एक वाक्य, कोई भी भाषा आती है तो अकेले नहीं आती, वो सब कुछ को लेते हुए आती है। जैसे गंगा जी का पानी जो बहुत पवित्र माना गया, उसका एक कारण यह भी है कि वो जहां से धारा आती थी उसमें खास तरह की औषधि भी मिली होती थी, उसका गंध भी होता था। खैर अब तो खत्म है वो, लेकिन पहले तो भाषा के साथ भी ऐसा होता है। पहली दिक्कत तो यहां से शुरू होती है कि इसको फिर अपना बनाना पड़ता है, और इसीलिए हर कवि अपने अपने तरीके से उस भाषा को बरतता है। दूसरी बात यह है कि समय के साथ रिश्ता क्या होता है और क्यों कविता उस समय के बाहर भी जाती है, कालातीत होती है जैसा कहा जाता है। तो कालातीत तो संगीत भी हो सकता है, चित्र भी होता है, फिल्में भी होती हैं, लेकिन सब कुछ होता अपने समय के बारे में ही है। वहीं से सब कुछ शुरू होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने समय के बाहर जाकर लिखता हूं, नहीं, वो लिखता है अपने समय के बारे में, अपने समय में। तो हर रचना श्रेष्ठ रचना, मैं केवल श्रेष्ठ साहित्य के बारे में बात कर रहा हूं, वो एक मानव क्षण की सृष्टि करती है। जैसे आप देखें कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को, ये कथा पुरानी है, बहुत पुरानी, लेकिन कहा जाता है कि कालिदास ने इसका साधारणीकरण किया और ये कथा स्त्री पुरुष प्रेम की कथा हो गई। अब ये हमेशा के लिए हो गई, एक मानव क्षण की सृष्टि की गई, और ये मानव क्षण तब का भी है
और तब से लेकर आज तक का है और आगे का भी होगा। और इस तरह हर व्यक्ति, हर मनुष्य उसके साथ तादात्म्य स्थापित करेगा या करेगी। तो ये दूसरा काम होता है मानव क्षण की सृष्टि, जो हर रचना नहीं करती, श्रेष्ठ रचना करती है। लेकिन अब इससे तीसरी बात ये जुड़ी हुई है, क्योंकि संक्षेप में मुझको ये सारी बातें कहनी है, कि ऐसा कोई महान काव्य नहीं है जिसमें अपना समय, अपने समय की मिट्टी न लगी हो। जैसे कोई भी आप जड़ लेते हैं, उखाड़ते हैं, या कोई भी फल होता है, तो अपने समय की हवा, अपने समय के पानी में ही, अपने समय की मिट्टी में ही वो पनपता है, उगता है। वैसे ही जैसे रामचरितमानस को लें, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हम नहीं मानते, मान ही नहीं सकते। ये उस समय की मिट्टी है। अब हिंदी में उससे ऊपर तो कुछ है नहीं। कबीर को ही देखिए आप, कबीर में ऐसा बहुत कुछ है जो उस समय का है और आज हम उसको नहीं मानेंगे। स्त्रियों के प्रति जो रुख है इन महान कवियों का, वो भी देखें आप, वो आज हम नहीं मानेंगे। दलितों के प्रति जो रुख है वो हम नहीं मानेंगे। ये उस समय की मिट्टी है। तो ये भी होता है कि जो कालातीत है उसमें भी उस समय की मिट्टी लगी होती है। और चौथी बात यह है कि हर रचना, हर बार, हर समय में उसको एक परीक्षा देनी होती है। मैं हमेशा श्रेष्ठ रचना के बारे में कह रहा हूं। इसीलिए कई बार होता है कि कुछ बड़े कवि भी कभी कभी ओझल हो जाते हैं, लेकिन दोबारा वो आते हैं और हमें अनुप्राणित करते हैं। जैसे अब मृच्छकटिकम को लीजिए। मृच्छकटिकम केवल अपने समय के बारे में ही नहीं है। वहां जो राजा का अत्याचार है, राजा के लोगों का अत्याचार है, उसके विरोध में सबका संगठित विरोध है और विद्रोह होता है। ये केवल उस काल की बात नहीं है, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु भी शामिल है, एक वारांगना भी शामिल है, दरिद्र चारुदत्त भी शामिल है, सब शामिल है। और ये सब मिलके उस अन्याय का विरोध करते हैं। ये आज के लिए भी सच है। लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो उसमें लगा रह जाएगा, उस समय की मिट्टी जो रहेगी, और उससे हमको एतराज नहीं है। तो महत्वपूर्ण ये है कि कौन सी चीज आगे हमारा साथ देगी। जो महान रचना होती है वो हमेशा हर काल के लिए हमारा साथ देती है। धन्यवाद। कविता एक माध्यम के रूप में अन्य माध्यमों से कैसे भिन्न होती है, ये सवाल है। अभी तो बताया काफी कुछ अरुण कमल जी ने, और बहुत विस्तार से, और उदाहरण भी देते हुए माध्यम क्या है यह भी बताया उन्होंने। अनुभव का स्रोत एक ही है, उसके रूप भिन्न भिन्न है, यह भी उन्होंने बताया। वृक्षकटिकम का भी हवाला दिया, कालिदास का भी दिया। आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है? अन्य माध्यमों से किस तरह भिन्न? प्रश्न केवल ये है, इसको थोड़ा और, चूंकि बच्चे भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, गरीबी पर जिस तरह कहानी लिखी जाएगी, क्या ठीक उसी तरह से कविता भी लिखी जाएगी? ये निर्भर करता है। कई बार कविताएं ही कहानी होती हैं, और कई बार कविता कहानी होती है, कई बार कहानी कविता होती है। आप पढ़ते किस तरह से हैं? तो मुझे लगता है कि ये बात कई बार कही जा चुकी है कि आप जिसको पढ़ते हैं, रामायण को एक गद्य की तरह, उपन्यास की तरह पढ़ा जा सकता है, और रामायण को एक बहुत अच्छी कविता की तरह भी पढ़ा जा सकता है।
तो इस जवाब के प्रश्न में एक चीज जो छूट जाती है वह है पढ़ने की प्रक्रिया। पढ़ता कौन है? बहुत अच्छी कविता को बहुत खराब तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है अभी अरुण कमल जी ने बहुत स्पष्ट बताया कि सिर्फ माध्यम भिन्न है। यहाँ भाषा अनिवार्य है कविता के लिए, शब्द अनिवार्य हैं कविता के लिए, उसी तरह जैसे चित्र के लिए रंग अनिवार्य हैं, ब्रश अनिवार्य, बहुत सारी चीजें। तो हम लोग उस तरफ न जा करके ये सोचें कि क्या कोई ऐसी कविता है जिसमें कोई, भले ही वो निजी जीवन का ही एक आख्यान हो छोटा सा, क्या कोई ऐसी कविता संभव है कि जिसमें कोई टाइम लाइन ही ना हो, जो उसी क्षण उसी पल वो बुझ जाए, जरा भी बढ़ी वो तो अपने साथ एक कहानी या आख्यान वो रचना शुरू कर देगी। तो हो सकता है कि पढ़ने पर लगे तो बहुत निजी जीवन की कविता है, बहुत एकांतिक कविता है, बहुत व्यक्ति और व्यष्टि और समष्टि, ये दो पद हुआ करते थे किसी जमाने में जो हम लोग एमए वगैरह में पढ़ते थे। तो व्यष्टि की कविता भी समष्टि की कविता हो सकती थी। तो मुझे लगता है ऐसे प्रश्न हैं जिनको आज कुछ तरह से उठाया भी नहीं जाना चाहिए। उपन्यास लिखे गए और बहुत पहले याद होगा जब ये, मैं एक बात कर रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे कि लोग आप गूगल बार बार करते हैं तो लोग ये माना जाता है जितनी भी कहानियां निकली, आधुनिक कहानियां, आज के समय की कहानियां, वो गूगल के ओवरकोट से निकली। और अब मैं देख रहा हूं जितनी भी धारणाएं आ रही हैं वो सब गूगल से आ रही हैं। तो गूगल से गूगल तक की यात्रा में कुछ प्रश्न भी ऐसे आ गए हैं जो गूगल के प्रश्न हैं, गूगल के प्रश्न नहीं थे। जैसे कि उस समय येवगेनी ओनेगिन एक उपन्यास था, किसका था? पुष्किन का। अब ये कहा गया कि कविता है कि कहानी है कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है, उपन्यास है, ये क्या है? तो डिबेट चलती थी। तो अंत में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, शायद नॉवेल इन वर्स कहा गया उसको, यानी पद्य में लिखा गया, कविता में लिखा गया उपन्यास। विक्रम सेठ ने काफी बाद में, यही बात मैंने मनोहर श्याम जोशी के लिए कही। हम लोग और बुनियाद जब वो लिख रहे थे तो शायद मैं पहला था जिसने कहा कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नॉवेल लिख रहे हैं, एक उपन्यास लिख, कागज नहीं था वहां उनके पास, वो जिल्द नहीं थी, प्रकाशक नहीं था। और जहां वो प्रकाशित हो रहा था, हम लोग बुनियाद भैरप्पा का वो उपन्यास डाटू, तो इतनी चीजें उन्होंने लिखी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखा। शरद जोशी का बहुत कुछ उसमें गया। शायद ऐसे बहुत सारे उपन्यासकार रहे हैं, कथाकार रहे हैं जो बाद में उनकी रचनाएं किसी अन्य माध्यम में प्रकट हुई। तो मुझे लगता है माध्यम का प्रश्न बहुत एक तरह से बहुत बुनियादी या बहुत रिस्ट्रिक्टिव, कि आप उसी में कर लें कि भाई कविता लिखते हैं तो आप कागज पर लिखिए और उसको प्रकाशक के यहाँ जाके छपाइए, है ना। तो मुझे लगता है ये शब्द थोड़ा सा, मेरा ही एक संग्रह है अंबर में अबाबिल, तो सच मानिए आप अच्छी तरह से मुझको जानते हैं, मेरे पड़ोसी रहे हैं, मुझसे छोटे हैं उम्र में बहुत, और हम लोग लगभग हफ्ते रोजाना ही मिलना होता था। पिछले वर्षों से मैंने पाया कि मुझसे कोई कविता नहीं मंगा रहा है, प्रिंट वाले नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं था नहीं। तो मैं कहा क्या करूं, तो मैंने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जो भी स्पेसेस थे वहां लिखना शुरू किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस हुआ। तो अंबर में अबाबिल जो संग्रह आया है उसमें ज्यादातर कविताएं जो है कागज पर कभी लिखी ही नहीं गई। तो उसके शीर्षक में लिखा हुआ है उदय प्रकाश की कागज पर कविताएं। तो क्या कविता के लिए कागज होना जरूरी है, या कविता के लिए एक जिल्द होना जरूरी है, एक प्रकाशक होना जरूरी है, या कोई अवार्ड होना जरूरी है, या कोई रिकॉग्निशन होना जरूरी है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ज्यादातर कवि जो बड़े रहे हैं, जिनको हम आज भी याद करते हैं, हमेशा करते हैं, वो शायद उनकी कविताएं बहुत इस तरह से सामने उनके समय में आई हों, तो बाद में आती हैं। और देखिए हर रचना बाद में पहचानी जाती है, जिसको अरुण कमल जी ने कहा ना कि वो उसका कई अर्थ खुलते जाते हैं। क्लासिक का अर्थ ही होता है कि हर समय में, बदले हुए समय में वो अपने नए अर्थ खोले। जिसको मिट्टी कह रहे थे वो मुझसे थोड़ा असहमत हो रहा था,
मुझे लगता है मिट्टी भी बदली है, बहुत बदली है। और आज की मिट्टी और पहले की मिट्टी, आप कल्पना करिए, आज आप एक पेड़ उखाड़ते हैं, गाजर घास आप उखाड़ के देखिए कौन सी मिट्टी होगी उसके नीचे। और ये पूरा मूवमेंट चल रहा है सेव द अर्थ, है ना, मिट्टी को बचाओ। तो मिट्टी नहीं बच रही, आप दिल्ली में खोजने जाएंगे कहाँ है मिट्टी, तो पहले तो मिट्टी बचाइए, तब कविता बचेगी, है ना। उसके जड़ों से जो निकल रहा है वो मिट्टी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कविता के अच्छे होने का जो उत्तरदायित्व है और उसके प्रति जो चिंता है वो बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी है कि उसका माध्यम क्या होगा, ये सब बहुत छोटे से सवाल रह जाते हैं। बस मुझे यही कहना है। आचार्य, देखिए, बड़ी जटिल सवाल है ये। एक मीर का एक शेर है, बहुत पॉपुलर, सब लोग पढ़ा होगा, जानते होंगे। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुरी एक गुलाब की सी है। अब आप इसमें चाहे एक पेंटिंग बनाए तो आप गुलाब जैसे होठ बना देंगे, कुछ स्कल्पचर बनाए तो आप उसी तरह से थोड़ा सा उसको रंग देंगे, कुछ ऐसा दिखा देंगे, ऐसा पत्थर ले लेंगे, उसमें सी कहां से आएगा। ये नहीं कहे कि पंखुड़ी गुलाब है, गुलाब की सी है। ये जो सी है ये कुछ अव्यक्त है, ये मूलतः एक अनुभूति है जो आप कविता पढ़कर ही या उसको सुनकर ही उसका एहसास कर सकते हैं। तो कुछ अव्यक्त रह जाता है, उस अव्यक्त की ओर श्रेष्ठ कविता संकेत करती है, बताती नहीं है, का विवरण नहीं देती, लेकिन उसकी तरफ संकेत करती है। एक दूसरी कविता है अज्ञेय की। सामान्यतः सभी लोग मानते रहे उनका तो समय से कोई लेन देन नहीं था वगैरह वगैरह, तो ठीक है। अब जिंदगी में जो आदमी पत्रकार रहा उसका समय से लेन देन नहीं था, ये भी सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर उसमें नहीं जाते अभी। कविता बहुत छोटी सी, आप सबने पढ़ी होगी, एक बूंद सहसा उछली। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। आपके बड़ा शाम का बड़ा सुंदर चित्र है। तो समय इवनिंग के रूप में आया है, ये कह सकते हैं, वो तो घड़ी वाला समय है। लेकिन जब वो कहते हैं कि ढलते सूरज की आग से, देखिए कविता को आप एक एक शब्द को थोड़ा उसकी अनुभूति के लिए भी थोड़ी भाषा का जरूरी होता है, ये देखना कि कैसे लिखी गई है। ढलते सूरज की आग का क्या मतलब है? वो तपते सूरज की आग से भी हो सकता था, वो जलते सूरज की आग से भी हो सकता था, वो उगते सूरज की आग से भी हो सकता था। ये ढलता सूरज क्या है? जब तक इसे ढलते सूरज को हम नहीं समझते या उसकी कोशिश नहीं करते, तब तक हम इसको एक सुंदर शाम का चित्र, समुद्र की मौज उछल रही है, बूंद उछल करके थोड़ा कलरफुल दिख रही है, तो इतना दिखना तो कोई नश्वरता के दाग से मुक्त होना नहीं है। सूरज जो है वो जिस भाषा में हम लोग लिखते हैं और जिस परंपरा में हम लोग हैं, सूरज आत्म का प्रतीक है, पूरी सृष्टि के आत्म का प्रतीक भी और मनुष्य के आत्म का भी प्रतीक है। अब ये जो आत्म ढलता हुआ है, ये ढलता हुआ आत्म इसलिए है क्योंकि इस समय में आत्म का क्षरण जिस तरह हुआ है, आत्म जिस तरह से अपने को
क्षरित कर होता गया है। कई कारण, उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कवि मान रहा है कि इसमें भी, इसके बावजूद अगर उसमें भी वो एक आत्मीयता बची है जो उस क्षण को कलरफुल बता दे, तो वो नश्वर है, अनश्वर है। तो अब ये जो फिर ये केवल इवनिंग का, शाम के सौंदर्य का या लहर के उठने का, बूंद के रंगे जाने का एक चित्र नहीं जाता, बल्कि इसमें कुछ और जब हम ढूंढते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये व्याख्या में तो हम कह सकते हैं, पर कविता में तो उसको अनुभव ही किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कविता को समझने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, पढ़ना भी समझना है, अनुभव करना है, अनुभव करने के लिए भी आपको थोड़ा सा उसके पास खुले मन से जाना होता है, और भाषा खुद क्या कह रही है, शब्द खुद क्या कह रहे हैं, किस तरह से उनकी रचना हुई है, या वो अपने को किस तरह रच रहे हैं कवि के माध्यम से, इसे समझना होता है। इसके बिना हम उसका वो मानी निकाल ही नहीं सकते जो कि उसका होता है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि समय भी सभी कलाओं में, जैसा आपने कहा वो व्यक्त होता है। ये भी कि अन्य कलाओं में और कविता में कुछ तो फर्क है, नहीं तो क्यों अलग कला है। ठीक, सभी कलाओं का मर्म एक है, लेकिन उसके बावजूद कुछ उनके अपने फर्क है, माध्यमगत फर्क है, माध्यम पे जो असर पड़ते हैं, दूसरे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका, उसके कारण से फर्क है। तो ये जितने फर्क हम देखते हैं, ये फर्क यही है कि कुछ चीज ऐसी है, उसके बावजूद जो उपन्यास में, ये ठीक वैसा ही है जैसे कुछ बात उपन्यास में कही जा सकती है, कविता में नहीं कही जाती। जब वो कविता में कही जाती है तो फिर उपन्यास या कहानी हो जाती है। जैसे हम महाकाव्य में देखते हैं, मूल तो वही कहानी या एक कथा को लेकर के चलता है। तो एक प्रकार से नाटक आप सब लोगों ने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। आप जब नाटक देखते हैं और नाटक पढ़ते हैं, क्या ये एक ही अनुभव है? नाटक तो पढ़ते भाषा के माध्यम से, वही नाटक आपके सामने खेला जा रहा है, उसी पर फिल्म बन रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं सत्यजीत राय की फिल्म का, उदय प्रकाश को याद होगा, पथे पंचाली में ही अब एक दृश्य आता है जिसमें बच्चे जो हैं वो कांस के फूल उगे हैं, लहरा रहे हैं हवा से, और बच्चे उसको देख रहे हैं। गाड़ी निकलती है। अब ये गाड़ी का निकलना, ये कांस के फूल के लहराते हुए देख करके बच्चों के जो भाव आते हैं चेहरे पर, वो आप विभूति भूषण के उपन्यास को पढ़ करके नहीं सीख पता कर सकते। वो केवल उस फिल्म का ताकत है जो आपको दिखा जाती है। तो ये हर माध्यम की अपनी सीमा होती है, हर माध्यम की अपना वैशिष्ट्य होता है। तो इसलिए फर्क यही है केवल कि कुछ चीजें ये कर सकता है, कुछ चीजें वहां हो सकती है, कुछ चीजें तीसरी जगह हो सकती है। हमारे एक मित्र हैं, वो अक्सर कहते हैं, रंगमंच के व्यक्ति हैं, तो वो कहते हैं कि रंगमंच सबसे श्रेष्ठ कला है क्योंकि उसमें सभी कलाएं समाहित है। तो मैंने कहा हाँ, पर उनमें सिवाय अभिनय के और कोई भी कला अपने उत्कर्ष तक नहीं जाती, क्योंकि वो सहायक है वहां पर उसके लिए। लेकिन मूलतः जब वो उत्कर्ष पर चली जाए वो कला, वो तो पेंटिंग में ही जाएगी या वो स्कल्पचर में ही जाएगी, वहां तो अभिनय ही उसका उत्कर्ष पर जाएगा। तो ये फर्क हमको समझना चाहिए। ये माध्यमगत फर्क है, इसका उल्लेख अरुण कमल ने किया। इस माध्यम, और मैं तो आपसे यहां तक कहता हूं, कभी देखिए आप थिएटर में जब फिल्म नाटक देखने जाते हैं, फिल्म से वो चीज पता नहीं चलेगी क्योंकि वो तो कैमरे की आंख से सब कुछ। लेकिन जब आप नाटक देखने जाते हैं, कभी उसको इस कॉर्नर पे बैठे देखिए और कभी उसको इस कॉर्नर पे बैठ के देखिए, बहुत बारीक अंतर है, लेकिन है। जहां से आप देख रहे हैं, यहां से आप देखें तो जो अभिनेता है उसका ये इधर वाला चेहरा आपको दिखेगा, इधर वाला नहीं दिखेगा। सामने बिल्कुल है तो उसको बहुत पीछे से देख रहे हैं, आगे बैठ के देख रहे हैं, गर्दन यूं करके, इसमें भी फर्क पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूं कि हर कला का एक अपना वैशिष्ट है। उस वैशिष्ट की पहचान ये है कि वो आप दूसरी कला में नहीं कर सकते, दूसरी कला की मदद ले सकते हैं। अब जैसे कहा गया भी, आप एक कहानी को लेकर के कविता भी लिख सकते हैं, सारे हमारे महाकवि वही कर रहे हैं, उसी में फिर काव्यात्मकता आ जाती है। लेकिन खाली तुलसीदास ने
राम कथा के साथ क्या किया, ये कविता नहीं है। ये तो आप उपन्यास में भी कर सकते थे, गद्य में भी कर सकते थे। आज बहुत से लोगों ने किया होगा अपने तरीके से, अच्छा बुरा जैसा भी किया होगा। लेकिन उस कथा को लिखते हुए और वर्ष में लिख देने से कविता नहीं हो जाती, लेकिन उस कथा को लिखते हुए जिस आंतरिक सत्य का की अनुभूति तुलसीदास करवाते हैं, वो वहां कवि है, जिसकी ओर हम कम ध्यान देते हैं। सामान्यतः हम पढ़ाते समय यही देखते हैं कि हाँ, इन्होंने इसका ये किया, उसका ये किया, ये विचार प्रकट किए, उनका इसके प्रति ये दृष्टिकोण है, उसके प्रति ये दृष्टि, वो ठीक है, उनका ऐसा नहीं कि उसकी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो मूल कवि वहां नहीं है। एक बात, एक बार पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जब कबीर वाली किताब जब लिखी थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें कबीर में शास्त्रोक्त हैं, कुछ बातें काव्योक्त हैं। तो मैंने कहा ये तुलसीदास में क्यों नहीं है? अगर ये काव्योक्त और शास्त्रोक्त का भेद करना आवश्यक है किसी कवि को समझने के लिए, तो ये तुलसीदास में भी वही है। कुछ बातें शास्त्रोक्त है, जैसा कहा गया उस समय में वो मान्य चीजें थी, लेकिन कुछ चीजें काव्योक्त भी हैं। पराधीन सपने सुखदायी जब तुलसीदास लिखते हैं तो राजनीतिक पराधीनता की बात नहीं करे, तो सारा जो पंक्ति हम अक्सर प्रेरित होते हैं उससे, वो ठीक ही है, कुछ गलत नहीं उसमें। लेकिन कहते हो क्या है कि तुम सृजी नारी जगमाई पराधीन सपने सुख दी, और बात कौन कह रही? पार्वती की मां कह रही। तो अब ये जो है, यहां पर वो सत्य है जो शास्त्र में नहीं है उस समय के, तो कवि उसकी तलाश करता है और वही वो कवि होता है। कितना समय है? हो गया है। एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं और संक्षेप में आप लोग जरूर, बच्चों को भी और सबकी जिज्ञासा होगी। अनगिनत कविताएं लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं और लिखी जाएंगी। कविता की श्रेष्ठता की कोई कसौटी ऐसी हो सकती है जिसे हम सार्वकालिक कह सकें? यानी मूल सवाल यह है कि किसी कविता की श्रेष्ठता की कसौटी क्या होती है? तीनों रचनाकारों के बहुत सारे संग्रह हैं। क्या वे मानते हैं कि सभी श्रेष्ठ हैं, या उसमें से कुछ श्रेष्ठ हैं, या दूसरों का लिखा हुआ सब श्रेष्ठ है, या उसमें कुछ श्रेष्ठ है? श्रेष्ठता की कसौटी क्या है? ये सवाल है। अरुण कमल जी। दिक्कत यह है कि इसमें कई सवाल मिल गए, तो लेकिन मैं बहुत संक्षेप में देना है, और ये आखिरी है, ये भी है। तो पहले तो ये कि कौन सी कविता श्रेष्ठ है। मैं सिर्फ दो उदाहरण दे रहा हूं। एक वाल्मीकि से, जिसमें है कि हाथियों का एक झुंड, उसको प्यास लगी है और वो पानी पीने तालाब पर गया, तालाब के पास। उसमें जो हाथी सबसे आगे है, उसने अपनी सूंड पानी में डाली, और जैसे ही डाली उसे सिकोड़ लिया सूंड को, और वाल्मीकि लिखते हैं कि शरत आ गया। कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं, आगे बढ़ गए। अब सोचिए, शरत के एहसास को जो कवि करा दे आपको, वो महान है, वो कविता महान है। हर श्रेष्ठ कविता आपको, अगर वो कह रही है ठंड, तो आपको ठंड लगना चाहिए, आपको तुरंत लगना चाहिए कंबल किधर है। एक दूसरा उदाहरण, ओ निराला से, गाढ़ तन आषाढ़ आया, कुछ नहीं, बस 4 शब्द हैं। सोचिए, बादल घुमड़ रहे हैं, बादल बहुत हैं निराला में, और फिर निराला आगे बढ़ते हैं। तो जो कविता उस वस्तु का, उस पदार्थ का और उस अनुभव का आपको एहसास करा दे,
वो श्रेष्ठ, दुनिया की सारी श्रेष्ठ कविताओं ने यही किया है। ये एक पहला काम होता है कविता का, बहुत काम होते हैं, इसमें एक पहला। दूसरा कि क्या मैं अपनी सभी कविताओं को श्रेष्ठ मानता हूं या किसी भी कवि को, मैं यहां अपने को बाहर कर देता हूं। किसी भी कवि की सारी चीजें एक जैसी नहीं होती, लेकिन ये जो दिल है मेरे पास यहां, इसके होने के लिए पैर के नाखून से लेकर जो मेरे झड़ चुके केश हैं वहां तक सब जरूरी है। तो उस एक श्रेष्ठ रचना के लिए भी, उस एक दिल के लिए भी ये पूरा शरीर चाहिए। एक कवि को इसीलिए कहा गया है पोएट शुड बी रेड इन एंटायरिटी। ये शेक्सपियर के बारे में टी.एस. एलियट ने कहा है, शेक्सपियर शुड बी रेड इन एंटायरिटी। एक भी शब्द आप छोड़ नहीं सकते। यही तुलसीदास के बारे में सच है, यही निराला के बारे में सच है। तो बस इतना ही मुझको कहना है। आपको बैठ जाती भाई, अब तब से खड़ी हैं। मुझको बहुत आप खत्म करें तो ये कुछ आएगा। अरुण कंवर जी ने कह दिया है, मैं सहमत हूं। और हर कविता, अच्छी कविता अपनी कसौटी खुद बन जाती है, और आलोचना के नए प्रतिमान जो आलोचना होती है उसको भी अपने कैनन्स या जो भी बदलने पड़ते हैं। बाकी इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से कही कि मैं उतने अच्छे तरीके शायद न कह पाऊं। जब आचार्य बोल रहे थे तो उन्होंने उदाहरण दिया था पाथेर पंचाली का। तो दुर्गा भाग रही है, वो दिखाई दे रहा है, ट्रेन जा रही है, लेकिन मैं और भी गौर कर रहा था कि वो कौवे और गायें ये भी उससे प्रतिकृत हो रही थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो मुझे लगता है कि एक बात में छोटी घटना सुना देते हैं। उन्होंने कहानियां सुनाई, और मेघदूतम में भी बादलों का जो हाथियों का वो है उसको छोड़ करके एक बार शायद यहाँ पर रविंद्र भवन में कुछ ऐसे ही विषय पर कुछ चल रहा था। उसमें विष्णु खरे जी वो साहित्य को ही सब कुछ समझते थे। तो उन्होंने कहा कि किसी उपन्यास का जिक्र किया कि उसमें किचन में एक आलू उबल रहा है, और इतना अच्छा उसका वर्णन है कि उसको पढ़ते हुए लगता है कि उबलते हुए आलू की गंध या खुशबू आपकी सांसों से आपके शरीर में भर गई है। ऐसा सिनेमा नहीं कर सकता, ऐसा अन्य कलाएं नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि इस तरह का। फिर मैंने कहा वहां पे, मैंने कहा तारकोव्स्की की फिल्म देखिए सैक्रिफाइस मिरर, कि कॉफी बनाता है और जा करके बाहर अपने टेरेस में रखता है, गर्म कॉफी है और भाप उठ रही है उस पर। अचानक वो शायद कुछ लेने के लिए अंदर जाता है, तब तक बारिश होने लगती है, डिजलिंग। तो उस कॉफी के भाप पर हल्की बूंदें जब आती हैं, पूरा हॉल कॉफी के महक से, गंध से भर जाता है। तो हर कला अपने सर्वोत्तम क्षणों में वही काम करती है जिसको इस कला के लोग, जैसा भी आचार्य जी ने कहा कि थिएटर वाले मानते हैं कि बस यही, तो ऐसी क्या कहें, ऐसी समग्रतावादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। सभी कलाएं अपने सर्वोत्तम क्षणों में, अपने उत्कर्ष में वही करती हैं। जहां वो कविता कह लें, गणित कह लें, कुछ भी कह लें, वो हो जाती हैं। धन्यवाद। नहीं, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, चिंता मत करिए। आप यूँ खड़ी रहेगी तो लगेगा कि सर पे वो इम्तिहान में लिखे ना, आखिरी प्रश्न लिख रहे होते रहे, वो कॉपी लेने वाला आके खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है। ये बड़ा गहरा सवाल है दरअसल आपका। एक बार लोठार लोत्से से किसी ने पूछा, तो लिखा भी है यही इसी तरह का सवाल। तो उन्होंने कहा कि साहित्य कोई घोड़दौड़ नहीं है कि ये घोड़ा फर्स्ट आ गया। इसको श्री अरविंद ने एक दूसरी जगह पर लिखा फ्यूचर पोइट्री में कि
पश्चिम में सोफोक्लीज और होमर के बाद, या थोड़ा शेक्सपियर को बाद में ले लीजिए, और हमारे यहाँ वाल्मीकि और व्यास के मुकाबले का आज तक नहीं लिखा गया। लेकिन उन्होंने कहा उसके बावजूद कुछ ऐसा है जो केवल आज का लेखक लिखता है, वो होमर और वाल्मीकि में नहीं है, क्योंकि वो जिस समय में लिख रहा है उस समय के दबाव उस पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन इमोशंस वही है। उन इमोशंस में से क्या कुछ, या उनके किसी क्या नए रूप की तलाश कोई कविता कर पाती है, कोई कृति कर पाती है। कविता यदि किसी भी कृति की श्रेष्ठता या उत्कृष्टता से अधिक महत्व है उसकी विशिष्टता का। उसकी श्रेष्ठता कोई कंपैरिजन करके नहीं तय होगी, उसकी विशिष्टता क्या है जो सिर्फ उसी में हुआ है, उससे आगे पीछे नहीं हुआ है, या हुआ है पीछे हुआ तो अनुकरण की तरह से हुआ है। ये शब्द की तलाश भी हो सकती है, शब्द के एक नए रूप का आविष्कार भी हो सकता है, भाषा की एक नई भाषा की गठन हो सकती है, और जो परिस्थिति हमारे सामने है उसकी एक नई संवेदनात्मक पहचान हो सकती है जो इससे पहले या और लोगों ने नहीं की होती। और जैसा मैंने कहा कि वो इसलिए वो पहचान जो कविता या जो कला कृति जितना गहराई से और जितना विस्तार से कर पाती है वो उतनी श्रेष्ठ है। धन्यवाद। मंच पर विराजमान तीनों रचनाकारों को अपनी तरफ से, हिंदी भवन की तरफ से मैं शुक्रिया कहता हूं। मित्रों, ये जो पूरी बातचीत थी इसमें बहस की बहुत गुंजाइश थी, और मैं हाथ और पैर बांध कर तैरने के बारे में सोच रहा था। तो मेरी आदत, अध्यापकीय जीवन की जो आदत है वो बहस करने की है, और सारे पहलू बहुत बहस तलब थे। लेकिन अगर प्रयास प्यास हो तो बारिश के बारे में सोचना भी एक राहत है। आप इस कार्यक्रम को उसी तरह लें। एक बार फिर धन्यवाद। आप जानते हैं कि कार्यक्रम समय से बंधे होते हैं, और समय में स्थान भी होता है, स्थान में एक ऑडिटोरियम भी होता है, ऑडिटोरियम और तमाम सारी चीजें होती हैं। मैं इन तीनों का धन्यवाद करता हूं, और आगे के लिए नंदिनी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। हम लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद, और ये बता दीजिएगा अब नीचे के वाया कैसा रहा। साहित्य विमर्श की इस बरगद की छांव में बीते ये पल हमारी बौद्धिक चेतना के लिए किसी पाथ्य से कम नहीं रहे। अब मैं हिंदी भवन की ट्रस्टी आदरणीय निधि गुप्ता मैम जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। सर्वप्रथम उदय प्रकाश जी का। अब आदरणीय अरुण कमल जी का। अब नंद किशोर आचार्य जी का। अब आदरणीय रामेश्वर राय जी का।